लास्ट टॉपिक में तो क्या डाउट है, पूछो। सर मुझे वेलोसिटी और सर एक्सेलरेशन और जो आपने फोर्सेस बताई थी सर, उसका सर वेरिएशन समझ नहीं आया सर, कैसे इंक्रीज और डिक्रीज होगा। देखो, एक्सेलरेशन की वैल्यू स्टार्टिंग में 10 थी, फिर जैसे जैसे आप यस नीचे आ रहे हो एक्सेलरेशन कम हो रही है। ऐसे समझो ना, 10 से 9, 9 से 8, 8 से 7, 7 to 6, 6 to 5, यानी एक्सेलरेशन इज डिक्रीजिंग। ये बात समझ आती है? नंबर 1 पॉइंट। यस सर। ओके, बट अब अगला मेरा आपसे क्वेश्चन है कि ये एक्सेलरेशन पॉजिटिव है या नेगेटिव है, जिसकी जो वैल्यूज मैं बात कर रहा हूँ। पॉजिटिव। तो अगर एक्सेलरेशन पॉजिटिव है तो वेलोसिटी इंक्रीज होएगी ना। पॉजिटिव एक्सेलरेशन का मतलब होता है वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है। हाँ, एक्सेलरेशन कम हो रही है, इसका मतलब वेलोसिटी में इंक्रीज आ रहा है, बट स्लो रेट से, स्लोली स्लोली इंक्रीज आ रहा है। पहले ज्यादा तेजी से इंक्रीज आ रहा था वेलोसिटी में। एक्सेलरेशन 10 थी तो बहुत जल्दी चेंज हो रही थी वेलोसिटी, हर सेकंड में 10 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी में चेंज आ रहा था। फिर 9 हो गई तो 9 मीटर पर सेकंड से चेंज आ रहा है। तो वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग बट एक्सेलरेशन इज डिक्रीजिंग। दिस इज वन ऑफ द यूनिक एग्जाम्पल। ऐसा बहुत कम केसेस में होता है कि जब एक्सेलरेशन कम हो रही है और वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, बट दिस इज वन ऑफ द यूनिक एग्जाम्पल। ठीक है साहेब? तो लेकिन वेलोसिटी फिर इंक्रीज कम रेट से होगी ना। हाँ, इंक्रीज तो हो रही है ना, कम रेट से हो, दैट इज डिफरेंट थिंग, बट इट इज इंक्रीजिंग बिकॉज एक्सेलरेशन वैल्यू इज पॉजिटिव। एंड सर ठीक जो है, फ्रिक्शन का इफेक्ट है वो एक्सेलरेशन पे लगेगा। इसीलिए एक्सेलरेशन कम हो रही है, विस्कस फोर्स की वजह से। यू आर ओके। राइट। चलो, बट आज हम वो वाला टॉपिक डिस्कस नहीं कर रहे, वो तो क्लास में चलता होता है। क्लास में क्योंकि दोनों सेक्शंस अलग अलग चल रहे होते हैं, सेक्शन ए और सेक्शन बी, तो वो टॉपिक तो थोड़ा आगे पीछे चलता रहता है दोनों सेक्शंस में। तो आई एम मूविंग विद अ न्यू चैप्टर। वी विल डू अ न्यू चैप्टर टुडे, जो एक्स्ट्रा क्लास में ही कवर किया जाएगा। दैट इज थर्मोडायनेमिक्स। सुना सुना सा नाम होगा आपके लिए, थर्मोडायनेमिक्स केमिस्ट्री में हो गया। यस सर। यस। नंबर 1 पॉइंट, केमिस्ट्री वाला थर्मोडायनेमिक्स और फिजिक्स वाला थर्मोडायनेमिक्स, दोनों में बहुत फर्क है। तो थर्मोडायनेमिक्स इन फिजिक्स, ये हेडिंग लगा दो बच्चों, थर्मोडायनेमिक्स इन फिजिक्स। सबसे पहले लिखते हैं व्हाट इज थर्मोडायनेमिक्स। व्हाट इज थर्मोडायनेमिक्स? तो लिखो, थर्मोडायनेमिक्स इज द स्टडी ऑफ, थर्मोडायनेमिक्स, अपनी नोटबुक और पेन निकाल लेना सारे। और क्योंकि ये नया चैप्टर है तो आपका जो पुराना चैप्टर चल रहा है उसमें थोड़ा स्पेस दे देना, थोड़ा सा उसमें रह रहा है अभी भी जो हम लोग कर रहे थे। तो 2-3 पेजेस छोड़ के अपने आगे से ये नया चैप्टर आप शुरू कर सकते हो। नाउ बेटा लिखो, थर्मोडायनेमिक्स इज द स्टडी ऑफ हीट, टेम्परेचर। Thermodynamics is the study of heat, temperature, and the conversion of mechanical work, and the conversion of mechanical work into heat, and the conversion of mechanical Sir, work. your voice. Okay, voice is cracking. बेटा वॉइस बिल्कुल क्रैक हो रही है, बिल्कुल क्लियर नहीं है। तान्या, तान्या मुझे बताओ वॉइस कैसी आ रही है मेरी, ठीक आ रही है आवाज? Yes, sir. ओके। तो बेटा हम लोग डेफिनेशन लिख रहे हैं, चलो मैं साथ में लिख भी देता हूँ, तो लिख लो, थर्मोडायनेमिक्स इट इज द स्टडी ऑफ
It is the study of heat, temperature, and the most important thing is conversion of mechanical work into heat, conversion of mechanical work into heat and vice versa. सबसे इंपॉर्टेंट बात है थर्मोडायनेमिक्स का मतलब है, एक तो होता है ना कि मैं बोलूं थर्मो मतलब बेटा हीट है, डायनेमिक्स मतलब मोशन है, तो हीट इन मोशन, हीट इन समथिंग लाइक दिस, ये ज्यादा सही नहीं है. द मेन थिंग इज दिस, करना क्या है, जो मैकेनिकल वर्क है और जो हीट है, इनका जो इंटर कन्वर्जन है कि आप हीट कैन बी कन्वर्टेड इनटू मैकेनिकल वर्क और मैकेनिकल वर्क कैन आल्सो कन्वर्टेड इनटू हीट, ये थर्मोडायनेमिक्स है. फॉर एग्जांपल, एक सिंपल सा एग्जांपल देखो, अपने दोनों हाथ लो, तो मैं मैकेनिकल वर्क करूं, इसको रब करते हैं, मैकेनिकल वर्क करता हूं, तो क्या हीट जनरेट होगी? यस सर. ऑब्वियसली आपके हाथ गर्म हो जाएंगे. दिस इज थर्मोडायनेमिक्स. मतलब मैकेनिकल वर्क, दैट फिजिकल वर्क विच आई एम डूइंग is getting converted into heat. So this is called thermodynamics, conversion of mechanical work into heat. तो बेटा इसके बारे में हमने स्टडी करना है इस चैप्टर में, थर्मोडायनेमिक्स के बारे में. नाउ थर्मोडायनेमिक्स को ज्यादा अच्छे से समझ सकते हैं एक नई टर्म के साथ, दैट इज थर्मोडायनेमिक सिस्टम. थर्मोडायनेमिक सिस्टम. थर्मोडायनेमिक सिस्टम. सिस्टम क्या है? वी कैन से दैट बेटा सिस्टम, you can say that a collection of extremely large number of particles, a collection of extremely large number of particles confined within a certain volume. लिख लो, thermodynamic system क्या है? a collection of extremely large number of particles, यानी बहुत सारे particles की collection of extremely large number of particles confined in certain volumes. पार्टिकल्स में क्या हो सकता है बेटा? पार्टिकल्स में एटम्स हो सकते हैं, पार्टिकल्स में मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, लाइक दिस. A collection of extremely large number of particles confined within certain boundary, confined within certain boundary, confined within certain boundary, and we can also say that confined within certain boundary such that it has certain values of pressure, it has certain values of pressure P, temperature T, volume V, certain value of temperature, pressure, volume, internal energy, internal energy को हम U से डिनोट करेंगे. एंड बच्चे एंट्रोपी, इसके बाद एंथैल्पी, ये सब चीजें मैं एक्सप्लेन करूंगा, डोंट वरी, आपको डर ना लगे, सारी चीजें बताएंगे वन बाय वन. प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम, इंटरनल एनर्जी, एंथैल्पी, एंट्रोपी,
number of moles, etc. number of moles, etc. ये मैंने डेफिनेशन दी बच्चे थर्मोडायनेमिक सिस्टम की। बड़ी ध्यान से इस डेफिनेशन को बच्चों आप पढ़ो कि थर्मोडायनेमिक सिस्टम है क्या। मैं कह रहा हूं कि बहुत सारे पार्टिकल्स को इकट्ठा कर दिया एक कन्फाइंड वॉल्यूम के अंदर, कुछ थोड़ी सी बाउंड्री के अंदर हमने बहुत सारे पार्टिकल्स को इकट्ठा कर रखा है। जैसे कि एक सिलेंडर कंसीडर करो और उस सिलेंडर के अंदर बच्चे गैस ले लो। कंसीडर गैस इनसाइड अ सिलेंडर। अब देखो, क्योंकि हमने बाउंड्री को स्पेसिफाई कर दिया है, अब हमने जो बाउंड्री कंसीडर कर ली वो होगी सिलेंडर की बाउंड्री। अब उसके अंदर हमने गैस ले ली या कुछ भी ले लिया, तो उस गैस के एटम्स होंगे, मॉलिक्यूल्स होंगे। इट मीन्स दैट वी आर कंसीडरिंग अ सिस्टम नाउ, वी आर कंसीडरिंग अ बाउंड्री विच कंटेनिंग एक्सट्रीमली लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स। एंड ऑब्वियसली हमने जो सिलेंडर में गैस ली है उसका कुछ प्रेशर होगा, उसका कुछ टेम्परेचर होगा, उस गैस का कुछ वॉल्यूम होगी, उसकी कुछ इंटरनल एनर्जी होगी, उसकी एंट्रोपी होगी, एंथैल्पी होगी, नंबर ऑफ मोल्स होंगे। दीज आर सम पैरामीटर्स जो उस पूरे सिस्टम के साथ कनेक्टेड है। तो दैट इज कॉल्ड थर्मोडायनामिक सिस्टम, जिसके साथ ये सारे पैरामीटर्स कनेक्टेड होंगे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट स्टूडेंट्स? दैट इज कॉल्ड थर्मोडायनामिक सिस्टम। बच्चे समझ आ रहा है थर्मोडायनामिक सिस्टम? यस सर। Yes, sir. या फिर आप बड़े इन सिंपल लैंग्वेज वी कैन से दैट टू डिस्क्राइब एनी थर्मोडायनामिक सिस्टम वी नीड दीज पैरामीटर्स। अगर मैं बोलूं कि बताओ बच्चे ये थर्मोडायनामिक सिस्टम है या नहीं, तो आप बोलोगे सर मुझे पहले ये बताओ कि इसका प्रेशर कितना है, इसका टेम्परेचर कितना है, इसकी वॉल्यूम कितनी है, इसका इंटरनल एनर्जी क्या है, इसमें कितने नंबर ऑफ मोल्स हैं। ये सब बातें आप मुझसे क्वेश्चन करोगे। इफ आई एम एबल टू गिव आंसर्स ऑफ दीज क्वेश्चन, तो आप बोलोगे यस इट इज थर्मोडायनामिक सिस्टम। बिकॉज किसी भी थर्मोडायनामिक सिस्टम को अगर डिस्क्राइब करना है तो वी नीड दीज पैरामीटर्स। थर्मोडायनामिक सिस्टम को डिस्क्राइब करने के लिए हमें कुछ पैरामीटर्स चाहिए होते हैं, एंड वी हैव ऑल दीज पैरामीटर्स। आई विल एक्सप्लेन टू यू कि क्या क्या चीजें हैं ये सारी चीजें। what is entropy, what is enthalpy, what is volume, that you know very well, pressure, temperature and volume. But what about this term internal energy? What is this term entropy? What is this term enthalpy? And about number of moles, that you know very well. So beta, these are some important parameters which are necessary to describe any thermodynamic system. So first of all, thermodynamic system हम करेंगे सारे डिस्कस। बस स्टार्ट करते हैं बेटा। थर्मोडायनेमिक सिस्टम 3 कैटेगरीज के होते हैं। अगर आपने नोट कर लिया तो मैं इसको रब कर दूं। Yes, sir. यस सर। Yes, sir. ओके। अब थर्मोडायनेमिक सिस्टम 3 कैटेगरीज में है हमारे पास। वन इज ओपन सिस्टम, देन क्लोज्ड सिस्टम एंड देन आइसोलेटेड सिस्टम्स। तो बेटा 3 कैटेगरीज के हो गए, हेडिंग लगा दो। थर्मोडायनेमिक सिस्टम, थर्मो डी बोलते हैं शॉर्ट में इसको, थर्मोडायनेमिक सिस्टम। तो बेटा नंबर 1 इज ओपन सिस्टम, नंबर 2 इज क्लोज्ड सिस्टम एंड नंबर 3 इज, ऐसे ही हम लोग बना लेंगे, number 3 is isolated system. So we have 3 types of thermodynamic systems. Now in open system, both energy and matter can exchange. इसके नीचे ही लिख लो, ऐसे ही करके लिख लेना, both, यहाँ डिविजन्स बना लेना। In the first open system में both energy and matter, both energy and matter can exchange, both energy and matter can exchange with the surroundings. Both energy and matter can exchange with the surroundings. इस सिस्टम में क्या होता है, एनर्जी को भी एक्सचेंज कर सकते हैं और मैटर को भी एक्सचेंज किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल आप ऐसे बना सकते हो, सपोज यू हैव अ जार समथिंग लाइक दिस,
यू हैव अ जार। बेटा इस जार में आपने कुछ लिक्विड लिया हुआ है, दिस इज सम लिक्विड, एक्चुअली दिस इज अ सिस्टम। नाउ why I am calling it a system, because it is confined within a volume। थोड़ी सी वॉल्यूम है इसकी, प्रेशर होगा इसका, टेम्परेचर होगा इसका, इंटरनल एनर्जी होगी इसमें, एंथैल्पी, एंट्रोपी, बहुत सारी टर्म्स हैं जो इसके साथ कनेक्टेड है। तो दिस इज अ थर्मोडायनेमिकल सिस्टम। नाउ द नंबर वन इज, यहाँ से लिक्विड अंदर आ सकता है, यहाँ से लिक्विड बाहर जा सकता है। इट मीन्स मैटर को एक्सचेंज कर सकते हैं सराउंडिंग्स के साथ। एंड सेकेंड वन इज, यहाँ से हीट अंदर जा सकती है, यहाँ से हीट बाहर आ सकती है। मतलब यहाँ से बेटा लिक्विड, यहाँ लिख लेना जो मैंने एरो लगाया है, तो वी कैन से दैट कि यहाँ से लिक्विड के वेपर्स, इट कैन गो आउट, इट कैन गो इन। तो यहाँ लिक्विड इन एंड आउट हो सकता है। इट मीन्स मैटर कैन बी एक्सचेंज्ड। यहाँ से बेटा हीट एनर्जी, ऐसा हो सकता है ना कि बाहर से बहुत ज़्यादा, बाहर बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, तो धीरे धीरे ये गर्म हो जाएगा और लिक्विड भी गर्म हो जाएगा। इट मीन्स कि हीट एनर्जी अंदर गई है। मतलब हीट एनर्जी कैन ऑल्सो बी ट्रांसफर्ड। So if both energy and matter, they can be exchanged, then such a system is called open system. Is it clear, students? ठीक है? Yes, sir. Now the second one is closed system. Closed system में ऐसा नहीं होता। जो second type का system है closed system, इसमें we can exchange energy, but we cannot exchange matter. Energy, only energy can be exchanged. Only energy can be exchanged with surroundings. इसमें सिर्फ एनर्जी को एक्सचेंज किया जा सकता है, बट नॉट मैटर। बट नॉट मैटर, मैटर को एक्सचेंज नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, यही हमने जार लिया हुआ है, सेम जार। अब हमने इस जार के ऊपर एक ढक्कन लगा दिया, ऐसे कॉर्क फिट कर दिया इसमें। अब आप मुझे बताओ कि जब हमने इसमें ये कॉर्क फिट कर दिया है, इसको बंद कर दिया यहाँ से, तो क्या लिक्विड अंदर बाहर जा पाएगा, या लिक्विड के वेपर्स? ऑब्वियसली मैटर अब बाहर नहीं जा सकता क्योंकि हमने बोतल बंद कर दी है। नाउ व्हाट कैन चेंज? ओनली एनर्जी कैन टेक इन एंड आउट। सिर्फ एनर्जी अंदर बाहर जा सकती है, ओनली एनर्जी कैन बी एक्सचेंज। ऐसा इसलिए कह रहे हैं ना बच्चे, जो मैंने यहाँ पे वॉल्स बनाई है ना, ये दिस इज कंडक्टिंग वॉल्स। कंडक्टिंग वॉल्स का मतलब है कि यहाँ से एनर्जी अंदर बाहर जा सकती है। इसी तरह इसकी जो वॉल्स हैं यहाँ पे, these walls are also conducting. Conducting means energy can go in and out. So this second type of system is called closed system, in which only energy can be exchanged but matter cannot exchange. क्योंकि हमने बंद कर दिया है, अब यहाँ से कोई भी मैटर बाहर नहीं जाएगा, कोई भी मैटर अंदर नहीं आएगा, मास यानी कि। बट क्योंकि वॉल्स कंडक्टिंग है तो हीट एनर्जी अंदर जा सकती है, हीट एनर्जी अंदर से बाहर आ सकती है। इसके बाहर जो कुछ है दैट इज कॉल्ड सराउंडिंग्स। बचा सिस्टम यही है। दिस लिक्विड इज अ सिस्टम, एंड अगेन इफ आई एम टेकिंग दिस इज लिक्विड, so this liquid is a system and everything else is surrounding. So energy can be exchanged but matter cannot exchange in a closed system. Yes students, यहाँ तक क्लियर है सबको? सर कंडक्टिंग वॉल्स का मीनिंग यहाँ पे क्या है? मतलब एनर्जी अंदर बाहर जा सकती है, हीट कंडक्ट कर रही है ना। कंडक्टर दो तरह के होते हैं। आई एम सेइंग गुड कंडक्टर ऑफ हीट, हीट कैन गो इन, हीट कैन मूव आउट, so heat can be exchanged. Yes students, सबको समझ आ गया? सबका रिस्पॉन्स इंपॉर्टेंट है। Yes, sir. Yes, sir. Okay, Yes. that's good. Now in the third case, बेटा ना तो एनर्जी ना ही मैटर। आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है? नाइदर एनर्जी नॉर मैटर, नाइदर एनर्जी नॉर मैटर
कैन बी एक्सचेंज। इनमें से कोई भी चीज एक्सचेंज नहीं हो सकती, यानी सिस्टम में ना तो हीट एनर्जी अंदर जा पाएगी ना बाहर आएगी, ना ही मैटर अंदर आएगा ना बाहर आएगा। इसके लिए कैसा है, सेम डायग्राम बनाओ। एक जार लेते हैं, एक्चुअली दिस जार इज अ सिस्टम विच इज कंटेनिंग सम लिक्विड, एंड दिस टाइम यहाँ से हमने इसका ढक्कन भी बंद कर दिया है। उसके बाद जो यहाँ पे हमने ये जो जार की जो वॉल्स है ना, ये थोड़ी स्पेशल टाइप की वॉल्स है, ये नॉन कंडक्टिंग वॉल्स है बच्चे। ये जो जार हमने इसकी जो वॉल्स है, दीज आर नॉन कंडक्टिंग वॉल्स। इन्हें इंसुलेटिंग वॉल्स कह सकते हो, इंसुलेटिंग। लाइक सर और you वायर्स can say होती है that- हमारी। बेटा इलेक्ट्रिसिटी की बात नहीं कर रहा मैं, हीट के रिस्पेक्ट में बात कर रहा हूँ। हीट की बात हो रही है। एक होता है कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, एक होता है कंडक्टर ऑफ हीट, ठीक है। तो इट इज नॉन कंडक्टिंग, इसकी नॉन कंडक्टिंग वॉल्स हैं। अब ना तो यहाँ से हीट अंदर जा रही है, ना यहाँ से हीट बाहर आ रही है, ना तो मैटर अंदर जा रहा है ना मैटर बाहर आ रहा है। तो ऐसा सिस्टम जिसमें ना तो एनर्जी ना तो हीट, मतलब ना तो एनर्जी ना ही कोई मैटर एक्सचेंज हो सकता है, सच अ सिस्टम इज कॉल्ड आइसोलेटेड। और आजकल तो आपको पता है आइसोलेशन वर्ड का मतलब कोविड टाइम चल रहा है, यानी बिल्कुल अकेला, बाहर वालों के साथ कोई लिंक ही नहीं है, दैट इज आइसोलेशन। सराउंडिंग से ना तो कुछ अंदर आ पाएगा ना अंदर से कुछ बाहर जा पाएगा, चाहे वो हीट हो चाहे वो एनर्जी हो। सच अ सिस्टम इज कॉल्ड आइसोलेटेड। तो बेटा इज इट क्लियर टू एवरीवन डिफरेंस बिटवीन द थ्री सिस्टम, ओपन सिस्टम, क्लोज्ड सिस्टम एंड आइसोलेटेड सिस्टम? एंड इफ यू वांट टू Yes, आस्क सम क्वेश्चन तो आप मुझसे पूछ लो। तो थर्मोडायनेमिक सिस्टम ये तीन तरह के होते हैं। अब इसमें बच्चे हर सिस्टम की अपनी अपनी कुछ वैल्यूज होती हैं, लाइक इसका एक प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर होगा। मोस्ट कॉमन ये तीन है, प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। इसके अलावा इंटरनल एनर्जी, एंथैल्पी, एंट्रोपी, इसके बारे में ज़्यादा डिस्कशन नहीं होगी हमारे पास। ज़्यादातर जो हम लोग घूमेंगे ना, वो घूमेंगे प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर के बीच में। पर चलो खैर, अब जैसे इस लिक्विड का कुछ पर्टिकुलर प्रेशर होगा, कुछ वॉल्यूम होगी, कुछ टेम्परेचर होगा। अब बाहर से अगर हीट एनर्जी अंदर आ गई तो इसका टेम्परेचर बदल जाएगा, क्योंकि अगर बाहर से हीट अंदर आ गई, पहले इसका टेम्परेचर मान लो 10 डिग्री सेल्सियस था, बाहर से हीट एनर्जी आई, ये गर्म हो गया, इसका टेम्परेचर 15 डिग्री सेल्सियस हो गया। तो इन दैट केस वी विल से दैट कि थर्मोडायनेमिक सिस्टम बदल गया, क्योंकि थर्मोडायनेमिक सिस्टम ऐसा नहीं है, वो उसको अगर आपने डिस्क्राइब करना है तो दैट इज डिस्क्राइब्ड बाय द वैल्यूज ऑफ प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, इंटरनल एनर्जी एटसेट्रा। अगर उनमें कुछ चेंज आता है, अगर इन सब वैल्यूज में से कुछ चेंज आता है तो हम बोलेंगे थर्मोडायनेमिक सिस्टम बदल गया या उसने अपनी स्टेट चेंज कर ली। आर यू गेटिंग माई पॉइंट बच्चों? कुछ भी चेंज आया ना किसी भी पैरामीटर में, चलो आगे समझते हैं। ये नोट हो गया होगा सारा आपका। अब मैं इसे रब कर रहा हूँ। नेक्स्ट हेडिंग लगाओ, नेक्स्ट हेडिंग लगाओ बच्चों, थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स। थर्मोडायनेमिक्स वेरिएबल, वेरिएबल्स में इसी की बात कर रहा हूँ जो वेरी कर सकते हैं। यही प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, ये सब चेंज हो सकता है ना, तो इन्हीं को वेरिएबल्स कहते हैं। तो हेडिंग लगाओ थर्मोडायनेमिक वेरिएबल। अब थर्मोडायनेमिक्स वेरिएबल्स को भी हम लोग दो कैटेगरीज में डिवाइड कर देते हैं। पहले तो आप लिखोगे अ थर्मोडायनेमिक सिस्टम, यहाँ पे आप लिखोगे अ थर्मोडायनेमिक सिस्टम, a thermodynamic system is described by, a thermodynamic system is described by specifying। किसी भी थर्मोडायनेमिक सिस्टम को डिस्क्राइब करना है तो उसके पैरामीटर्स को, उसके वेरिएबल्स को स्पेसिफाई करना पड़ेगा। इट इज डिस्क्राइब्ड बाय स्पेसिफाइंग इट्स प्रेशर, इट्स वॉल्यूम, इट्स टेम्परेचर, its entropy, its pressure, its volume, its temperature, its entropy,
एस से डिनोट करते हैं बच्चे एंट्रोपी को, इट्स एंट्रोपी, और यू कैन से दैट एंथैल्पी। एंथैल्पी को एच से डिनोट करते हैं, या फिर नंबर ऑफ मोल्स एन एटसेट्रा। मतलब किसी भी थर्मोडायनेमिक सिस्टम को डिस्क्राइब करना है तो हमें उस सिस्टम की ये सारी वैल्यूज बतानी पड़ेगी कि उसका प्रेशर कितना है, उसका वॉल्यूम कितना, उसका टेम्परेचर कितना है, उसकी एंट्रोपी, एंथैल्पी, नंबर ऑफ मोल्स, इंटरनल एनर्जी। मतलब ये सारी चीजें स्पेसिफाई करेंगे तब जाकर थर्मोडायनेमिक सिस्टम को डिस्क्राइब कर सकते हैं। तभी तो मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था, अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि बेटा क्या ये थर्मोडायनेमिक सिस्टम है, तो आपका अगला क्वेश्चन होगा कि पहले मुझे इसकी वैल्यूज बताओ, इसके पैरामीटर्स बताओ। तो अगर इसके पैरामीटर्स हैं कुछ ना कुछ ये सारे, तो आप बोलोगे यस इट इज अ थर्मोडायनेमिक सिस्टम, समथिंग लाइक दिस। तो बेटा थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स इन्हीं को कहते हैं, ये जो मैंने लिखे हैं नंबर लाइन में, इन्हीं को थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स कहते हैं। तो दो कैटेगरीज में ये डिवाइडेड होते हैं। Thermodynamics variables, they are divided into two categories. Number one, intensive. Number one is intensive variables. And number two is extensive variables. So obviously today is the introduction class. So whatever is required in this chapter, तो वो आज हमने पढ़ना ही है, उसके बारे में डिस्कशन। तो नाउ बेटा इंटेंसिव वेरिएबल और एक्सटेंसिव वेरिएबल, इनमें क्या डिफरेंस होगा? इंटेंसिव, हाँ जी बोलो साहिब, आप बता रहे थे शायद इंटेंसिव और एक्सटेंसिव वेरिएबल, तो आप मुझे बता सकते हो। यस सर, एक सर जैसे सर नेचर ऑफ अमाउंट पे डिपेंड करता है, और दूसरा दैट्स वेरी गुड, बहुत अच्छे, यू आर राइट। इंटेंसिव वो है जो डिपेंड नहीं करते। यस, इंटेंसिव आर दोज विच आर मास इंडिपेंडेंट, साइज या मास पे डिपेंड नहीं करते, ऐसे वेरिएबल्स को इंटेंसिव कहते हैं। तो बच्चे लिखो द वेरिएबल्स विच आर इंडिपेंडेंट ऑफ साइज। तो यहीं पे आप शॉर्ट में लिख सकते हो, ऐसे वेरिएबल्स विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ साइज, ठीक है, इंडिपेंडेंट ऑफ साइज ऑफ द सिस्टम, या यू कैन से दैट इंडिपेंडेंट ऑफ साइज और मास ऑफ द सिस्टम। मतलब ये साइज और मास पे डिपेंड नहीं करते हैं, ऐसे वेरिएबल्स को इंटेंसिव वेरिएबल कहते हैं। फॉर एग्जांपल, अब आपको पता है कि प्रेशर को क्या फर्क पड़ता है, सिस्टम बड़ा है या सिस्टम छोटा है उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, सिस्टम का साइज बहुत ज्यादा। यस यू आर राइट, डेंसिटी होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम। यस यू आर आल्सो राइट, डेंसिटी आप ले सकते हो, बट दैट इज आल्सो करेक्ट, दिस इज वन ऑफ द इंटेंसिव प्रॉपर्टी। इसके अलावा बेटा टेम्परेचर, विस्कोसिटी, टेम्परेचर हो गया, प्रेशर हो गया, टेम्परेचर हो गया, एंड एक टर्म आती है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। बाद में ये सारी टर्म्स हम धीरे धीरे पढ़ेंगे, बट अभी के लिए तो एग्जांपल के लिए लिख लो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। मतलब पर यूनिट मास किसी बॉडी के पास कितनी हीट एनर्जी है, दैट इज कॉल्ड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी इन अ बॉडी, amount of heat energy stored in a body per unit mass, that is called specific heat capacity. जैसे मेरे पास कोई ऑब्जेक्ट है, इसका मैं एक छोटा सा टुकड़ा ले लूं, दैट इज अ यूनिट मास। नाउ इस बॉडी का एक यूनिट मास मैंने ले लिया, उस यूनिट मास के पास कितनी हीट एनर्जी है स्टोर्ड फॉर्म में, हाउ मच हीट एनर्जी इट इज कैरिंग पर यूनिट मास, दैट इज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। चलो दैट इज डिफरेंट थिंग, बाद में करेंगे डिस्कस। These are some examples of intensive property, ये साइज या मास पे डिपेंड नहीं करती हैं, but these properties, extensive property variables, they depend on size and mass. But extensive properties जो हैं they depend on
डिपेंड ऑन साइज और मास ऑफ द सिस्टम, ये डिपेंड करते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल आपने कहा वॉल्यूम, ऑब्वियसली वॉल्यूम को फर्क पड़ेगा। अगर आप ज्यादा बड़ा सिस्टम ले लोगे तो उसकी वॉल्यूम ज्यादा होगी। इट मीन्स इट डिपेंड्स ऑन साइज एंड मास। एंड ऑब्वियसली बच्चे एनर्जी, एनर्जी भी एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। स्पेसिफिक E हीट इक्वल्स टू कैपेसिटी MC में की वजह से ना, इस वजह से E इक्वल्स टू MC। एनर्जी इज इक्वल टू मास इंटू सी। यस यू आर राइट, उस वजह से वो मास डिपेंडेंट है। m इंटू सी वैसे एनर्जी नहीं है, इट इज मोमेंटम। ठीक है, सी क्या है यहाँ पे, व्हाट इज सी साहिब? सर क्या? आप कह रहे हो E इज इक्वल टू एम सी, E इज इक्वल टू m इंटू सी, व्हाट इज दिस C? ये C क्या है? सर कांस्टेंट। Speed of light. Sir, light. Sir, speed of light. नहीं, एक्चुअली दिस इज नॉट द फॉर्मूला, एग्जैक्ट फॉर्मूला इज दिस mc स्क्वायर। Yes, sir. E ठीक है, equal to MC. एग्जैक्ट Yes. फॉर्मूला ये रहा। तो यहाँ से समझ आ रहा है, देखो एनर्जी मास पे डिपेंड कर रही है ना, मास की वजह से इसको फर्क पड़ता है, तो इट इज अ एक्सटेंसिव वेरिएबल। चलो खैर, एनर्जी हो गया बच्चे, वॉल्यूम हो गया, फिर इसके मोमेंटम अलावा कौन सा कह रहे थे आप? Copy, sir. अगर मैं यहाँ से हटा दूं इसे, ये स्क्वायर हटा दूं तो ये एनर्जी नहीं है, फिर ये मोमेंटम है। मास इंटू वेलोसिटी आ गया ना फिर ये। ठीक है, चलो छोड़ो इसको। तो यहाँ से आपको समझ आ रहा है कि एनर्जी मास पे डिपेंड करती है, साइज पे डिपेंड करती है, सिस्टम का कितना साइज है। इसके अलावा और टर्म है बच्चे एंट्रोपी। एंट्रोपी ये आप बाद में पढ़ोगे ही, एंट्रोपी। एंड यहाँ पर जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है, ध्यान देना, एक होती है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी और एक होती है सिंपल हीट कैपेसिटी। जो हीट कैपेसिटी है ना बच्चे, वो तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, क्योंकि उसमें ना पर यूनिट मास नहीं देखते। हीट कैपेसिटी होती है कि हाउ मच हीट एनर्जी इज कैरिड बाय अ बॉडी इररिस्पेक्टिव ऑफ इट्स मास। बॉडी बड़ी है छोटी है, टोटल देखते हैं उसके पास कितनी हीट है। लेकिन स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में हम लोग देखते हैं बॉडी का साइज चाहे जितना मर्जी बड़ा हो, लेकिन उसके यूनिट मास के पास कितनी है हीट कैपेसिटी है, वो है स्पेसिफिक। तभी तो वर्ड स्पेसिफिक जुड़ गया साथ में, क्योंकि पर यूनिट मास चेक करेंगे इसको। तो ये वाली जो है, ये जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है, दिस इज इंटेंसिव, लेकिन जो हीट कैपेसिटी है दैट इज एक्सटेंसिव। तो थोड़ा यहाँ पे आपको 2 मिनट ब्रेक देके, पॉज देके, थोड़ा ध्यान से इनके एग्जांपल्स पढ़ने हैं। ट्राई टू अंडरस्टैंड कि क्या वो वॉल्यूम और क्या वो साइज पे डिपेंड करते हैं या नहीं। एंड बेटा इसी तरह एंथैल्पी, एंथैल्पी भी क्या है, एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। चलो ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल नोट डाउन ऑल दीज थर्मोडायनेमिक्स वेरिएबल्स। तो हमने ओवरऑल जितने भी थर्मोडायनेमिक्स वेरिएबल हैं, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, एंट्रोपी, एंथैल्पी एक्सेट्रा, these are intensive और extensive, they are categorized as intensive और extensive। अच्छा ये बताओ, ये नंबर ऑफ मोल्स बच्चे, Extensive. नंबर ऑफ मोल्स किस कैटेगरी में आएगा, इंटेंसिव या एक्सटेंसिव? Extensive, sir. एक्सटेंसिव। Sir, extensive. किसमें आएगा? एक्सटेंसिव में आएगा नंबर ऑफ मोल्स। ऐसा क्यों? So because it depends on mass. It depends on mass। तो बच्चे इट इज गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। क्या ये रेशो नहीं है मास अपॉन मास की? क्या ये भी ऐसा नहीं हो रहा है कि नंबर ऑफ मोल्स को हम लोग ऐसे, नंबर ऑफ मोल्स को अगर मैं बहुत ज़्यादा साइज ले लूँ, थर्मोडायनेमिक सिस्टम का बहुत ज़्यादा साइज हो जाए, तो क्या उसके नंबर ऑफ मोल्स चेंज नहीं होंगे? सर मींस सिंपल सी बात है, मेरे पास थोड़ा सा लिक्विड है और मेरे पास बहुत सारा लिक्विड है,
वॉल्यूम बहुत ज्यादा है लिक्विड की, एक जगह कम है एक जगह ज्यादा है, तो क्या कम वॉल्यूम वाले में नंबर ऑफ मोल्स कम है, बड़ी वाली वॉल्यूम में नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा है? ऐसा ही होगा ना, वॉल्यूम बढ़ेगी मास Yes. बढ़ेगा, तो यू कैन से दैट नंबर ऑफ मोल्स भी बढ़ेंगे, तो यू ऑल आर करेक्ट। तो नंबर ऑफ मोल्स इज ऑल्सो अ एक्सपेंसिव काइंड ऑफ वेरिएबल। तो दिस इज हाउ कि आपको चेक करना है, थोड़ा आइडिया होना चाहिए, 2 मिनट आराम से सोच के हर प्रॉपर्टी को डिस्कस करना है। यहाँ पे कर लो बच्चे, नोट डाउन कर लो इसे। यहाँ तक हो गया सबका? Yes, sir. चलो दैट्स गुड। Yes, अब मैं sir. बात करता, अब जो जो चीजें हमने डिटेल में पढ़नी है उसको तो मैं अभी एक्सप्लेन नहीं करूंगा, लेकिन कुछ चीजें हैं जो इस चैप्टर में हमने पढ़नी नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे उसके उसके बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करके आगे चल पड़ेंगे, क्योंकि उसका यूज नहीं है इस चैप्टर में, बट एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए कि क्या चीजें होती हैं वो। तो बेटा अभी हेडिंग लगा दो, सबसे पहले हेडिंग लगाओ एंथैल्पी। एंथैल्पी, वैसे तो हमने इसके बारे में ज्यादा नहीं पढ़ना एंथैल्पी के बारे में, बट फिर भी व्हाट इज एंथैल्पी, दैट इज माय क्वेश्चन। Heat change. So sum of internal energy and pressure volume work done. Sum of internal energy and volume work done, that's very good। किसने दिया ये आंसर, कौन है? बहुत अच्छे बेटा। इंटरनल एनर्जी एंड द टोटल वर्क डन, इन शॉर्ट बोलें कि किसी भी थर्मोडायनेमिक सिस्टम की जो टोटल एनर्जी है उसको एंथैल्पी कहते हैं, इन अ वेरी सिंपल लैंग्वेज। एंथैल्पी इज द मेजरमेंट ऑफ टोटल एनर्जी ऑफ अ थर्मोडायनेमिक सिस्टम। लिख लो, एंथैल्पी इज द मेजरमेंट ऑफ एंथैल्पी इज द मेजरमेंट ऑफ, फिजिकल मीनिंग है ये इसका। एंथैल्पी इज द मेजरमेंट ऑफ टोटल एनर्जी, measurement of total energy of a thermodynamic system, total energy of a thermodynamic system। अच्छा यहां पर एक बात और लिखनी है, नो मैटर दैट एनर्जी इज यूजफुल और नॉट, नो मैटर दैट एनर्जी इज यूजफुल और नॉट। हमें ये मतलब नहीं है कि एनर्जी यूजफुल है या नहीं। यूजफुल से मेरा मतलब क्या है, यूजफुल से मेरा मतलब है कैन डू सम यूजफुल वर्क, मतलब वो एनर्जी जो कुछ काम कर सके, कुछ हमें दे सके, कुछ आउटपुट दे सके, दैट इज कॉल्ड यूजफुल एनर्जी। मतलब जिससे कि हम कुछ काम ले सके, दैट इज कॉल्ड यूजफुल एनर्जी। और जिससे हम काम नहीं ले सकते, विच इज नॉट डूइंग एनी काइंड ऑफ वर्क, और अगर कर भी रही है तो वो हमारे काम का नहीं है, दैट इज नॉट यूजफुल। बट ये चीज मैटर नहीं करेगी एंथैल्पी में। एंथैल्पी को मतलब है पूरी एनर्जी से, पूरे सिस्टम की टोटल एनर्जी से, चाहे वो काम में आए या ना आए। आर यू गेटिंग माई पॉइंट बच्चे? टोटल एनर्जी थर्मोडायनेमिक सिस्टम की किसी भी फॉर्म में, जैसे बच्चे ने कहा इंटरनल एनर्जी प्लस वॉल्यूम वर्क डन, यानी इंटरनल एनर्जी में सारी एनर्जीज आ जाती हैं। अब जरूरी नहीं है कि इंटरनल एनर्जी कुछ वर्क डन करेगी, क्योंकि इंटरनल एनर्जी में मोस्टली वर्क डन 0 ही रहता है, एवरेज वैल्यू, तो वो हमारे लिए काम का नहीं है। बट फिर भी एंथैल्पी के अंदर वो काउंटेबल है, इट इज काउंटेबल इन एंथैल्पी। एंथैल्पी में ये फर्क नहीं पड़ता कि जो एनर्जी है सिस्टम के पास टोटल, क्या वो यूजफुल है या वो यूजफुल नहीं है, इससे कोई फर्क नहीं। वी हैव टू टेक ओवरऑल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, एंड दैट टोटल एनर्जी इज एंथैल्पी। यस बच्चों, क्लियर है? Yes, sir. चलो दैट्स गुड। नाउ बेटा एंथैल्पी के बाद ठीक इसके जो अपोजिट एक टर्म है, थोड़ा सा और ज्यादा क्लैरिटी अब आएगी अगर मैं इसके रिस्पेक्ट में एक टर्म और डिफाइन करूं, दैट इज एंट्रोपी।
एंट्रोपी, आई एम नॉट गोइंग विद इट्स फॉर्मूला, H इज इक्वल टू, आपको पता ही होगा, U प्लस PV समथिंग लाइक दिस, इस तरह के फॉर्मूलेज है ना इसमें, है ना बच्चे? केमिस्ट्री में पढ़े हैं आपने एंथैल्पी का फॉर्मूला वगैरह, उसमें हमने नहीं जाना, आपको बस मैं फिजिकल मीनिंग समझाने की एफर्ट कर रहा हूँ और कुछ नहीं। जितनी भी एनर्जी है किसी भी सिस्टम की, टोटल एनर्जी, दैट इज एंथैल्पी। आओ एंट्रोपी पे आते हैं। एंट्रोपी में लिखोगे बेटा, इट इज द मेजरमेंट ऑफ एनर्जी, इट इज द मेजरमेंट ऑफ एनर्जी विच इज अवेलेबल, विच इज नॉट अवेलेबल टू डू वर्क। मतलब वो एनर्जी जो हमारे काम की नहीं है, इसमें जो नॉट है ना, हमने कहा टोटल एनर्जी एंथैल्पी है, इसमें से वो एनर्जी जो हमारे काम की नहीं है, दैट इज Can you एंट्रोपी। repeat, sir? अरे यस, आई एम रिपीटिंग इट, अभी तो मैं एक्सप्लेन ही करने लगा हूँ। एंथैल्पी मतलब टोटल एनर्जी, चाहे वो यूजफुल है या यूजफुल नहीं है, इट इज डूइंग सम यूजफुल वर्क और नॉट डूइंग सम वर्क। अब बेटा जो इसमें नॉट है ना, दैट अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज नॉट डूइंग सम इंपॉर्टेंट वर्क, विच इज नॉट डूइंग सम यूजफुल वर्क, दैट एनर्जी जो हमारे काम की, आई रिपीट, वो एनर्जी जो हमारे काम की नहीं है, वो है एंट्रोपी। आर यू गेटिंग माई पॉइंट बच्चे? Yes, sir. Yes, दैट इज sir. द बेसिक फिजिकल, आपको ना इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द फिजिकल मीनिंग ऑफ दीज टर्म्स। आई नो कि आपको इनके फॉर्मूलेस पता होंगे बिकॉज केमिस्ट्री में आ जाते हैं ये, बट फिजिक्स में मैं तो आपको थोड़ा सा इनके मतलब समझाने की एफर्ट करूंगा कि इनके फिजिकल मतलब क्या है, बिकॉज फॉर्मूलेस तो याद रखने ही है, बट ट्राई टू अंडरस्टैंड कि कौन कौन सी टर्म्स हैं ये। तो एंट्रोपी में लिखो बच्चे, इट इज द मेजरमेंट ऑफ एनर्जी, it is the measurement of, it is the measurement of that energy, it is the measurement of that energy of a system, it is the measurement of that energy of a system that energy of a system which is not available, which is not available, which is not available to do work, which is not available to do work। यानी कि इन शॉर्ट बच्चे मैं ये बोलूंगा, यूज का अपोजिट क्या होता है? नॉन लगा के लिखते हैं, Non-useful. नॉन यूजफुल, मतलब आप ऐसे लिख सकते हो अंडरस्टैंडिंग के लिए, नॉन यूजफुल एनर्जी मतलब वो एनर्जी जो हमारे काम की नहीं है। हाँ, यूजलेस वर्ड है, करेक्ट। क्या यार साहिब, यूजलेस, यू कैन से दैट यूजलेस एनर्जी। तो दिस एनर्जी इज एंट्रोपी, ऐसे आप समझ सकते हो, मतलब जिससे हम कोई काम की चीज नहीं करवा सकते, मतलब जो वर्क डन करेगा, दिस एनर्जी, द वर्क डन बाय दिस एनर्जी इज नॉट यूजफुल, दैट इज एंट्रोपी। अब यूजफुल एनर्जी and useless energy together it is called enthalpy, but that useless energy is entropy. Is it clear students, or you have any doubt? So clear. क्लियर है बच्चे सबको? Yes, Yes, sir. sir. Yes, चलो sir. ठीक है, फिजिकल मीनिंग आप समझ गए इन दो टर्म्स के, बाकी डिटेल में तो हमने करना ही है जब करेंगे, बट अभी एंथैल्पी जैसी ये टर्म हम लोग ज्यादा नहीं पढ़ने वाले, और एंट्रोपी को हम लोग जरूर करेंगे डिस्कस। थर्मोडायनेमिक्स में हमने 3 लॉज पढ़ने हैं, जीरोथ लॉ, फर्स्ट लॉ और सेकेंड लॉ। जब मैं सेकेंड लॉ की बात करूंगा तब एंट्रोपी टर्म आएगी। अच्छा, कई बार इसको ऐसे भी कह सकते हैं, इट इज द मेजरमेंट ऑफ अमाउंट ऑफ डिसऑर्डर इन द सिस्टम, समथिंग लाइक दिस, रैंडमनेस कितनी है सिस्टम में, या डिसऑर्डर कितना है सिस्टम का, ऐसे करके डिफाइन करते हैं। अब उसको मतलब को समझो, डिसऑर्डर मतलब रैंडमनेस, रैंडमनेस मतलब एनर्जी तो है, एनर्जी तो है,
लेकिन वो एनर्जी डिसऑर्डर्ड है, रैंडम है, और जिस वजह से हमें उससे कोई काम नहीं मिल पा रहा, कुछ हम लोग मैकेनिकल वर्क उससे ऑब्टेन नहीं करवा पा रहे हैं, तो दैट इज यूजलेस फॉर अस, so that energy is entropy basically. हालांकि it is not energy, you can say that it is the measurement of energy. मतलब we can say कि अच्छा इतनी अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है, एक हमने पैरामीटर निकाल दिया जो एनर्जी के साथ लिंक्ड है somehow, not directly it is equal to energy but it is somehow related with the energy. एंट्रोपी की वैल्यू बहुत ज्यादा है which is indicating that यूजलेस एनर्जी बहुत ज्यादा है, एंट्रोपी की वैल्यू बहुत कम है. आई एम नॉट ऑडिबल. ओहो. ओके सर. हाँ नाउ ओके सर. ओके, मैं ये कह रहा था कि एंट्रोपी इज नॉट डायरेक्टली एनर्जी, इट इज जस्ट कनेक्टेड विद द एनर्जी. लाइक इफ आई से कि किसी सिस्टम की एंट्रोपी बहुत ज्यादा है, इट मीन्स दैट उस सिस्टम में अगर एंट्रोपी बहुत ज्यादा है तो उस सिस्टम में यूजलेस एनर्जी ज्यादा है जो हमारे काम की नहीं है. सिस्टम इज कंप्लीटली डिसऑर्डर्ड, इट इज रैंडम, तो सिस्टम में यूजलेस एनर्जी कम है, बहुत ज्यादा है. इफ सिस्टम की एंट्रोपी कम है मतलब सिस्टम में यूजलेस एनर्जी भी कम है, यूजफुल ज्यादा है. so that is what I the meaning, that is what is the meaning of this term entropy, कि ये सिर्फ मेजर करेगा कि एनर्जी कितने अमाउंट में ज्यादा है या कम है, which is useless. So this is all about enthalpy and entropy, a little bit explanation about these two terms, about their physical meaning. तो अब आगे से आपने हमेशा याद रखना है, एंथैल्पी मतलब सिस्टम की टोटल एनर्जी, एंट्रोपी मतलब सिस्टम की वो वाली एनर्जी जो काम में नहीं आती, जिससे कि कोई काम की चीज हम लोग नहीं करवा सकते, यूजलेस एनर्जी है वो, विच इज डूइंग अ वर्क विच इज यूजलेस फॉर अस, रैंडमनेस है वो, डिसऑर्डर्ड है, दैट इज एंट्रोपी. नाउ बेटा, आफ्टर एक्सप्लेनिंग दीज टू टर्म्स, नाउ आई एम स्टार्टिंग विद द मेन पार्ट ऑफ दिस चैप्टर. ये तो सारी इंट्रोडक्शन थी, सम इंटरलिंक्ड टर्म. अब देखो, मैं ये नहीं बताऊंगा प्रेशर क्या है, वॉल्यूम क्या है और टेम्परेचर क्या है, दैट यू नो वेरी वेल. टेम्परेचर तो खैर हमने डेफिनेशन देनी है, वो हमारे कोर्स का पार्ट है. प्रेशर आपको पहले से पता है बच्चे, परपेंडिकुलर फोर्स अपॉन एरिया. वॉल्यूम यू नो दैट इट इज वॉल्यूम यू नो दैट how much you can say that density into mass, that is you can say that density upon mass is called volume. and temperature की तो हमने definition देनी है, enthalpy बता दिया, entropy बता दिया, internal energy को मैं explain करूंगा, वो अलग से टॉपिक है हमारा. तो ये सारे थर्मोडायनेमिक पैरामीटर्स धीरे धीरे आते रहेंगे. तो अभी आप हेडिंग लगाओ थर्मल इक्विलिब्रियम. थर्मल इक्विलिब्रियम. अब बेटा यहाँ पर भी बहुत ध्यान देने की बात है. नॉर्मली ज़्यादातर बच्चे जब ये पढ़ लेते हैं थर्मल इक्विलिब्रियम, या बहुत सारी बुक्स में भी लिखा होता है कि हमारे पास दो सिस्टम्स हैं, एक थर्मोडायनेमिक सिस्टम ए, दूसरा थर्मोडायनेमिक सिस्टम बी. अब ये दो अलग अलग सिस्टम क्यों है? क्योंकि इस सिस्टम का प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर अलग है, उस सिस्टम का प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर कुछ और है. तो हम कह देते हैं कि ये दो अलग अलग सिस्टम्स हैं, क्योंकि इनके जो पैरामीटर्स हैं, इनके जो वेरिएबल्स हैं, उनकी वैल्यूज अलग अलग हैं. अब हम लोग कहते हैं कि ये दोनों सिस्टम्स थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में तब आएंगे जब दोनों के टेम्परेचर इक्वल हो जाए. यानी अगर इसका टेम्परेचर T1 था, ऐसा समझते हैं, अगर इसका टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस था, दूसरे सिस्टम का टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस था, और दोनों को हमने कनेक्ट कर दिया समहाउ, अब दोनों का टेम्परेचर 15 डिग्री सेल्सियस हो गया, यानी इसका भी 15, उसका भी 15. तो जब दोनों का टेम्परेचर बराबर हो जाएगा तो हम कहते हैं कि these two systems are in thermodynamic equilibrium when their temperature become equal. ऐसे थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन देते हैं. नॉर्मली बुक्स में भी ऐसे ही लिखा होता है, एनसीईआरटी में भी ऐसे लिखा है, बट एक्चुअली बच्चे ऐसा नहीं है. दे आर करेक्ट कि टेम्परेचर इक्वल हो जाए दो थर्मोडायनेमिक सिस्टम का तो हम बोलेंगे दोनों सिस्टम इक्विलिब्रियम में है. बट वो तो दो सिस्टम की बात हुई, बट हम जो बात करेंगे वो एक सिंगल सिस्टम की भी बात करेंगे.
thermodynamic equilibrium of a single system, and then we will discuss thermodynamic equilibrium of two systems. तो इसको हम लोग दो कैटेगरीज में डिवाइड करेंगे बच्चे, इसको भी दो कैटेगरीज में डिवाइड करेंगे. एक तो हम लोग लिखेंगे थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम ऑफ अ सिस्टम, एक सिंगल सिस्टम की. सर मींस थर्मल और थर्मोडायनेमिक एक ही बात है ना? नहीं, थर्मल, हाँ एक ही बात है. थर्मल इक्विलिब्रियम या थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम. यस, थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम ऑफ अ सिंगल सिस्टम, एक सिंगल सिस्टम की. और फिर हम लोग बात करेंगे थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम, थर्मल इक्विलिब्रियम, यू कैन से दैट, एक ही बात है ये. सेकेंड वन इज थर्मल इक्विलिब्रियम ऑफ टू systems, thermal equilibrium of two systems, or you can say that two bodies in contact. तो दोनों में अलग अलग है. पहले तो इसकी बात करते हैं बच्चे. इसकी ये जो लाइन मैं लिखने जा रहा हूँ, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, तो इसको नोट कर लेना. ऑफ अ सिंगल सिस्टम, राइट डाउन. अ थर्मोडायनेमिक सिस्टम is said to be in thermal equilibrium. देखो इसमें नोट पॉइंट में लिखना है यहाँ पे. A thermodynamic system is said to be in thermal equilibrium. A thermodynamic system is said to be in thermal equilibrium if the variables like pressure, volume, temperature, if the variables like pressure, volume, temperature, number of moles, etc., do not change with time. Etc. do not change with time. बेटा मेरी आवाज आ रही है आपको फ्रेंड्स? मेरी आवाज आ रही है आपको बच्चों? Yes, sir. एक मिनट रुकना. Wait for a minute. Yes students, now listen. मेरी आवाज आ रही है सबको? Yes, sir. Okay. Yes, so thermodynamic, good. Thermodynamic equilibrium of a single system, उसमें आपने लिखना है फर्स्ट पॉइंट, जो मेन पॉइंट है बेटा. a thermodynamic system is in thermal equilibrium if the variables like pressure, volume, temperature, number of moles, etc. do not change with time. अगर वेरिएबल्स कांस्टेंट है ना किसी सिस्टम के, चेंज ही नहीं हो रहे हैं, तो मतलब वो सिस्टम थर्मल इक्विलिब्रियम में है. दैट इज व्हाट द एक्चुअल डेफिनेशन ऑफ थर्मल इक्विलिब्रियम. ये नहीं कहना है, मतलब यू आर राइट कि ऐसा कह सकते हैं कि दो सिस्टम्स हैं, अगर उनके टेम्परेचर बराबर हो जाएं तो वो इक्विलिब्रियम में है, बात सही है, तो सब ठीक है. लेकिन एग्जैक्ट डेफिनेशन ये याद रखनी है कि वेरिएबल्स जिसके चेंज ना हो. ठीक है बच्चे? वेरिएबल्स कांस्टेंट होते हैं, जो मैंने लिखवाया. सबने लिख लिया ना तो मैंने यहाँ लिखवाया? Yes. ओके. और दूसरा आपने यहाँ पे एक और पॉइंट बना लेना है. इसका मतलब है सिस्टम आइसोलेटेड होगा. अगर बच्चे, अगर सिस्टम आइसोलेटेड होगा तो ना तो एनर्जी अंदर आएगी, ना मैटर बाहर जाएगा, ना मैटर अंदर आएगा, ना एनर्जी बाहर जाएगी. तो ऑब्वियसली ऐसे सिस्टम के वेरिएबल्स चेंज होंगे. एक आइसोलेटेड No. सिस्टम है, उसके वेरिएबल तो चेंज नहीं होंगे, ना तो प्रेशर, ना वॉल्यूम, ना टेम्परेचर, ना एनीथिंग एल्स, कुछ भी चेंज नहीं होने वाला. तो एक जो आइसोलेटेड सिस्टम होता है दैट इज इन थर्मल इक्विलिब्रियम ऑलवेज.
तो अगला आपने लिखना है आइसोलेटेड सिस्टम इज ऑलवेज इन थर्मल इक्विलिब्रियम। इसी के अंदर सेकेंड पॉइंट, आइसोलेटेड सिस्टम इज ऑलवेज इन थर्मल इक्विलिब्रियम। आइसोलेटेड सिस्टम हमेशा थर्मल इक्विलिब्रियम में रहता है। ये तो बात हुई सिंगल सिस्टम की। अकेला सिस्टम है, अगर उसके वेरिएबल्स चेंज नहीं हो रहे हैं तो वो थर्मल इक्विलिब्रियम में है। ये एग्जैक्ट डेफिनेशन है थर्मल इक्विलिब्रियम की। बाकी दो सिस्टम के लिए हमने इसको मोल्ड कर दिया इसी डेफिनेशन को, और दो सिस्टम्स के लिए आप लिखोगे थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम ऑफ टू सिस्टम्स। इसमें आप लिखोगे बेटा यहाँ पर इस एरो के आगे, टू सिस्टम्स इन कॉन्टैक्ट, two systems in contact are said to be in thermal equilibrium. Two systems in contact are said to be in thermal equilibrium. Two systems in contact are said to be in thermal equilibrium if both are at the same temperature. If both are at the same temperature. दो सिस्टम जो कांटेक्ट में है वो थर्मल इक्विलिब्रियम में तब होंगे अगर दोनों का टेम्परेचर सेम हो। If both are at same temperature, then it is said to be, then those two systems are said to be in thermal equilibrium. पर वो तो दो सिस्टम की बात है। बाकी ही नहीं कंडीशन होंगे। यस बच्चे, बाकी अपने आप सेट हो जाएंगे। देखना, अगर आप दो सिस्टम्स को कांटेक्ट में रखते हो तो सिस्टम का टेम्परेचर तो सेम हो ही जाएगा, वो तो ठीक है। उसकी वॉल्यूम भी सेम हो जाएगी, उसका टेम्परेचर भी सेम हो जाता है, क्योंकि आपको पता है टेम्परेचर के चेंज होने से बॉयल्स लॉ और चार्ल्स लॉ पता नहीं आपने पढ़े हैं या नहीं पढ़े हैं, किसी ने केमिस्ट्री में होंगे। हाँ, तो वहां पर बताते हैं ना कि भाई एक वेरिएबल अगर चेंज हो, टेम्परेचर के चेंज होने से वॉल्यूम चेंज हो जाती है, प्रेशर चेंज होता है, तो समथिंग लाइक दिस। तो जब टेम्परेचर सेट हो जाएगा तो बाकी वेरिएबल अपने आप सेट हो जाएंगे, मतलब बाकी वेरिएबल्स अपने आप सेट हो जाते हैं, वो बात ठीक है। वो अपने आप एक फिक्स वैल्यू अचीव कर लेंगे। मैं ये नहीं कह रहा वो इक्वल होंगे, नो, ऐसा नहीं है। पर एक बार टेम्परेचर इक्वल हो गया तो बेटा ना तो सिस्टम ए के प्रेशर वॉल्यूम चेंज होने वाला उसके बाद, ना सिस्टम बी का प्रेशर वॉल्यूम चेंज होने वाला है। सिर्फ एक टेम्परेचर एक ऐसा पैरामीटर था जो चेंज हो सकता था, पर जब वो सेम हो जाएगा तो हम बोल देंगे कि दो सिस्टम इक्विलिब्रियम में है। ये दो सिस्टम की बात कर रहा हूँ मैं। प्रेशर वॉल्यूम चेंज होते रहे, मतलब एक बार टेम्परेचर के कांस्टेंट होने से फिर वो दोनों चीजें कांस्टेंट हो जाएंगी दोनों सिस्टम में। आई एम नॉट सेइंग कि पहले वाले सिस्टम की प्रेशर वैल्यू दूसरे वाले सिस्टम की प्रेशर के बराबर आ जाएगी, नो, ये नहीं कह रहा। सिर्फ टेम्परेचर इक्वल होगा दोनों का, इसका कुछ प्रेशर होगा, उसका कुछ प्रेशर होगा, दोनों कांस्टेंट हो जाएंगे, अब उसमें चेंज नहीं आएगा, तब बोलेंगे कि दे आर इन इक्विलिब्रियम। हाँ जी साहिब, कुछ समझ में आया मैं क्या कह रहा हूँ? क्या ऊपर से चला गया? तो थोड़ा बहुत आ गया। थोड़ा बहुत आ गया। सर प्रेशर चाहे तो डिफरेंट Sir, होगा can लेकिन you सिर्फ please repeat कांस्टेंट it? होगा, वही रहेगा। हाँ, मैं रिपीट कर देता हूँ। ये लिख लिया सबने? इसको रब कर दूं? लिख लिया? Yes, sir. ओके, Yes. अब समझो मैं क्या कह रहा था, वो समझो। ऐसे ही रफ डायग्राम है, बनाना मत। मान लो एक सिस्टम ये रहा, इस सिस्टम का प्रेशर P1, वॉल्यूम V1, टेम्परेचर T1, ठीक है। दिस इज थर्मोडायनेमिक सिस्टम ए। एक और थर्मोडायनेमिक सिस्टम है B, इसका प्रेशर P2, वॉल्यूम V2, टेम्परेचर T2। दोनों के प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर, प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर अलग अलग है, तो इनका क्या है, दे आर नॉट इन थर्मल इक्विलिब्रियम। बट मैंने क्या किया, यहाँ पर इन दोनों को कनेक्ट कर दिया, इन दोनों को कनेक्ट कर दिया। अब क्या होगा, यहाँ से एनर्जी इधर जाएगी। मान लो कि टेम्परेचर T1 जो है वो T2 से ज़्यादा है, तो हमेशा बेटा हीट ट्रांसफर होती है हाई टू लो। तो इसका टेम्परेचर ज़्यादा था तो यहाँ से हीट एनर्जी लो की तरफ जाती जाएगी। धीरे धीरे क्या होगा, इसका टेम्परेचर डाउन आएगा, इसका टेम्परेचर बढ़ता चला जाएगा। तब तक ऐसा होगा जब तक दोनों इक्वल नहीं हो जाते, जब तक कि दोनों का टेम्परेचर बराबर नहीं हो जाता। मान लो जैसे कि ये
दिस इज 20 डिग्री सेल्सियस और दिस इज 10 डिग्री सेल्सियस। तो ये 20 से 19 हुआ, ये 10 से 11 हो गया, ये 20 से 18 हुआ, वो 11 से 12 हो गया। एक एक बढ़ता जा रहा है, इसका एक एक कम होता जा रहा है क्योंकि ये एनर्जी ट्रांसफर कर रहा है उधर। 17 से ये 13 हो गया, ये 16 हो गया, वो 14 हो गया, ये 15 हो गया, वो भी 15 हो गया। बस अब दोनों के टेम्परेचर बराबर हो गए ना, यहाँ पर आके रुक जाएगा। और जैसे ही दोनों के टेम्परेचर इक्वल हो गए, अब ये सिस्टम दोनों इक्विलिब्रियम में आ गए। नंबर 1 पॉइंट, एट द सेम टाइम इनके प्रेशर चेंज होते रहेंगे टेम्परेचर के चेंज होने से, क्योंकि यहाँ से टेम्परेचर लगातार चेंज हो रहा है। टेम्परेचर के चेंज होने से इसका प्रेशर चेंज हो जाएगा, इसकी वॉल्यूम चेंज हो जाएगी। मान लो इसका प्रेशर चेंज होके P1 डैश हो गया, इसकी वॉल्यूम चेंज होके V1 डैश हो गई। एट द सेम टाइम इसका भी टेम्परेचर चेंज हो रहा है और इसके टेम्परेचर चेंज होने से इनका भी प्रेशर चेंज हो जाएगा। मान लो P2 डैश हो गया, ये V2 डैश हो गया, ये सब कुछ चेंज हो रहा है। लेकिन जब ये टेम्परेचर में चेंज आना बंद हो जाएगा, उसके बाद ना तो ये चेंज होगा ना ये चेंज होगा। इससे ज्यादा अब ये चेंज नहीं होगा, अब इससे ज्यादा ये चेंज नहीं होगा, अब ये फिक्स हो गए हैं। तो बेटा नाउ ये दिस इज इन इक्विलिब्रियम। मैं ये नहीं कह रहा था कि ये और ये इक्वल हो जाएंगे, नो, प्रेशर वॉल्यूम इक्वल नहीं होंगे, बट ये फिक्स हो जाएंगे, फिर ये चेंज होना बंद कर देंगे अगर एक बार टेम्परेचर बराबर हो गया तो। नाउ यू गेट माई पॉइंट, क्या कह रहा था मैं? Yes, sir. Yes. Yes, sir. ये मैं एक्सप्लेन कर रहा था। ऑब्वियसली इनमें चेंजेस आएंगे, नो डाउट आते हैं चेंजेस, प्रेशर भी चेंज होगा, वॉल्यूम भी चेंज होगा, क्योंकि टेम्परेचर चेंज हो रहा था, इसलिए इसके प्रेशर वॉल्यूम में चेंज आएगा, चेंज होके कोई नई वैल्यू आ जाएगी। ऐसे ही यहाँ इसका भी टेम्परेचर लगातार चेंज हो रहा है, तो प्रेशर वॉल्यूम में चेंजेस आएंगे, कुछ न्यू वैल्यू अचीव हो जाएगी। लेकिन जब इनके टेम्परेचर इक्वल हो जाएंगे, उसके बाद ना तो इसका टेम्परेचर चेंज हो रहा है ना इसका टेम्परेचर चेंज हो रहा है, तो ना तो ये चेंज होगा ना ये। अब जितनी वैल्यूज इन्होंने अचीव कर ली, ये उसी वैल्यू पे रहेंगे, इससे ज़्यादा इनकी वैल्यूज कम ज़्यादा नहीं होंगी। एक बार टेम्परेचर फिक्स हो गए तो ये अपने आप फिक्स हो गए। नाउ दे आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम। अब थर्मल इक्विलिब्रियम में कभी ये नहीं कहते कि प्रेशर ऑफ P1 डैश और P2 डैश इक्वल है, नहीं, ये अलग अलग वैल्यूज के हो सकते हैं, बट इनकी वैल्यू अब टाइम के साथ चेंज नहीं होने वाली। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? Yes. Yes. Sir. तो इसीलिए हम लोग लास्ट में जब हम दो सिस्टम के थर्मल इक्विलिब्रियम डिफाइन करते हैं, तो हम लोग ऐसे कहते हैं, टू सिस्टम्स आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम इफ दे आर हैविंग सेम टेम्परेचर। अगर उनका टेम्परेचर इक्वल हो जाए तो उन्हें आप थर्मल इक्विलिब्रियम में कह सकते हैं, क्योंकि अब सेम टेम्परेचर आने के बाद उनके वेरिएबल्स में चेंजेस नहीं होंगे, ना तो इसके वेरिएबल चेंज होंगे ना इसके वेरिएबल चेंज होंगे, एक बार इन्होंने टेम्परेचर सेम एक्वायर कर लिया तो। जब तक टेम्परेचर अलग अलग था तब तक टेम्परेचर चेंज हो रहा था, हीट एनर्जी ट्रांसफर हो रही थी, एंड ड्यू टू दैट रीजन इनका प्रेशर वॉल्यूम भी चेंज हो रहा था। दे आर नॉट कांस्टेंट, बट वंस दिस टेम्परेचर बिकम इक्वल, then these variables are also becomes constant. Now they are not changing with the time, and then we can say that they are in thermal equilibrium. Exact definition of thermal equilibrium is ये change नहीं होने चाहिए with time, ये change नहीं होने चाहिए with time, then it is thermal equilibrium. बट हाँ, दो सिस्टम के लिए हम लोग इस तरह से डिफाइन कर देते हैं, बट मीनिंग तो वही है ना, अगर आप ध्यान से सोचो, क्योंकि जब टेम्परेचर बराबर हो जाएगा तो ये चेंज होना बंद हो जाएंगे, मतलब ये इक्विलिब्रियम में आ गया, ये भी इक्विलिब्रियम में आ गया, तो हम कहते हैं दोनों सिस्टम इक्विलिब्रियम में आ गए। ओरिजिनल डेफिनेशन वही है जो सिंगल सिस्टम वाली है कि वेरिएबल चेंज नहीं होने चाहिए टाइम के साथ। यस माय डियर स्टूडेंट्स, समझ आ गया सबको? Yes, sir. अच्छा, कई बार सर कंफ्यूजन लेकिन करती है। एक बार के लिए तो चेंज होंगे ना सर? हाँ, तब जब तक चेंज हो रहा है तब तक इक्विलिब्रियम नहीं है। इक्विलिब्रियम अचीव तब हुआ है जब टेम्परेचर बराबर हो गया। आफ्टर दिस दे आर इन इक्विलिब्रियम, बिफोर दैट दे आर नॉट इन इक्विलिब्रियम। ठीक है? Yes. अब देखो, कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं, बड़े चालू होते हैं क्वेश्चन बनाने वाले मेरे जैसे।
आसान आसान पढ़ाएंगे, क्वेश्चन मुश्किल मुश्किल देंगे। देखो कई बार कंफ्यूजन कर देते हैं ऐसे, कहते हैं टू सिस्टम्स आर इन इक्विलिब्रियम, टू सिस्टम्स आर इन इक्विलिब्रियम, ऐसा कुछ क्वेश्चन दे दिया। टू सिस्टम्स आर इन इक्विलिब्रियम, नंबर वन, टेम्परेचर ऑफ वन बिकम इक्वल टू टेम्परेचर ऑफ टू, नंबर टू, pressure of one become equal to pressure of two, number three, temperature, pressure, volume remains constant, number four, volume of A become equal to volume of B। तो मोस्टली बच्चे क्या करते हैं, ये सही है, नो डाउट ये सही है आंसर। दो सिस्टम इक्विलिब्रियम में तब है जब ये सही है, बट ये भी सही है, थर्ड भी सही है। तो कई बार क्या होता है, मल्टीपल सेलेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं, ये मैं नीट की बात कर रहा हूँ, ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं क्योंकि इस डेफिनेशन से ये बात सही है। अब बच्चे बोलते हैं कि सर हमने तो करा था, ये सही था, फिर क्यों नहीं मिले नंबर, क्योंकि ऑब्वियसली ये भी सही है और ये भी सही है। बेटा थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में वेरिएबल कांस्टेंट हो जाते हैं, वेरिएबल में चेंज नहीं आता। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? तो ऐसे कंफ्यूजन नहीं रखनी, कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं। कोई डाउट सबको समझ आ गया? आवाजें आ नहीं रही यस नो की, मतलब क्या समझो? Yes, sir. Yes, sir. Yes. Okay, good. So this is all about thermal equilibrium of two systems and thermal equilibrium of one single system. The basic definition is all the variables will become constant, they will not change with the time. Then we can say that system is in equilibrium. Now beta, based on that we have a new term that is called the zeroth law of thermodynamics. हेडिंग लगा दो। सर कल करें? हाँ कल करना है। Yes, sir. हाँ जी बच्चों, बाकी कल करना है, Yes, अभी sir. करना है? Yes, Sir, sir. कल। Sir, tomorrow. Yes, sir. ठीक है, मैं ज्यादा प्रेशर नहीं करता। सर बहुत ज्यादा हो जाता है सर, 1 घंटे क्लास। आज का तो समझ आ गया ना?